नमस्कार। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास की एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा पे निकल रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी है पत्थर के बिल्कुल शुरुआती औजारों से शुरू होकर और फिर विशाल साम्राज्यों और आप कहें तो गहरी दार्शनिक सोच तक पहुंचने की। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी फैली हुई है, मतलब पाषाण काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के बाद के समय तक सब कुछ शामिल है इसमें। बिल्कुल, ये हजारों सालों में फैली हुई है कहानी कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस विशाल जानकारी को थोड़ा सरल बनाएं। वो मुख्य बदलाव क्या थे, विकास कैसे हुआ और वो कौन सी विरासतें हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं, इनको समझें। हाँ, मतलब हम देखेंगे कि जरूरतें कैसे बदलीं, तकनीकें कैसे विकसित हुईं और फिर भारत की जो शुरुआती सभ्यताएं थीं, साम्राज्य थे, उन्होंने आकार कैसे लिया। तो चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल से। ये तो लाखों साल का दौर था, बहुत लंबा। शुरुआत में इंसान शिकारी संग्राहक ही था, है ना, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। दिखता है। मध्यपुरा पाषाण काल आते आते एक नई तकनीक आई, शल्क तकनीक। शल्क तकनीक ये क्या थी? इसमें पत्थर से पतले धारदार टुकड़े मतलब फ्लेक्स निकाले जाते थे। नर्मदा घाटी में ऐसे औजार मिले हैं। ये पहले वाले भारी औजारों से ज्यादा कारगर रहे होंगे। और फिर उच्चपुरा पाषाण काल। तब तक तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस आ गए थे। हाँ, होमो सेपियंस का दौर, और औजार और बेहतर हो गए। पतले ब्लेड बनने लगे, नुकीले पत्थर, चाकू जैसे औजार। और इसी दौर की हैं वो मशहूर भीमबेटका की गुफाएं। हाँ, भीमबेटका। वहां के शैल चित्र तो कमाल के। बिल्कुल, वो उस समय के जीवन की एक झलक देते हैं। शिकार, समूह, शायद कोई उत्सव, ये सब दिखता है उनमें। ये वो वक्त था जब दुनिया काफी ठंडी थी, मतलब हिमयुग चल रहा था। फिर मौसम बदला, मध्य पाषाण काल आया। यहाँ क्या खास हुआ? जाहिर है जलवायु गर्म हुई होगी। हाँ, गर्मी बढ़ी तो पेड़ पौधे जानवर सब बढ़े। और इसका असर तकनीक पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव था माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर के औजार। बहुत छोटे और ज्यामितीय आकार के, त्रिकोण, समलंब, चौकोर जैसे। ये शायद लकड़ी या हड्डी के हत्थों में फिट किए जाते होंगे। अच्छा, जैसे तीर की नोक बनाने के लिए या हंसिया जैसा कुछ। एग्जैक्टली। इससे शिकार करना या शायद अनाज काटना ज्यादा आसान हो गया होगा। और इसी दौर में हमें पशुपालन के भी शुरुआती संकेत मिलने लगते हैं। पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही कहाँ से पता चलता है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, राजस्थान में बागोर। इन जगहों पर जानवरों की हड्डियों के साथ माइक्रोलिथ्स मिले हैं। ये इशारा करता है कि शायद जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। गुजरात में लंगनाज, यूपी में सराय नाहर राय भी इसी काल के स्थल है। और फिर आई वो जिसे हम नव पाषाण क्रांति कहते हैं। क्रांति क्यों? क्या ये सिर्फ नए तरह के पत्थर के औजार थे? नहीं, क्रांति इसलिए क्योंकि इंसान ने खेती करना सीख लिया। ये एक, आप कह सकते हैं, गेम चेंजर था। मतलब ये समझना कि बीज बोने से फसल उगेगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मानसिक और तकनीकी लीप था। अब वो सिर्फ भोजन इकट्ठा नहीं कर रहा था, वो भोजन पैदा कर रहा था। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। और इसका नतीजा ये कि अब एक जगह टिकना जरूरी हो गया, तो स्थायी बस्तियां बनी, गांव बसे, पशुपालन भी और व्यवस्थित हुआ, जरूरतें बढ़ी तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे। अच्छा, बर्तन क्यों? अनाज रखने के लिए। अनाज रखने के लिए, पकाने के लिए। और औजार, वो भी अब सिर्फ तोड़े नहीं जाते थे, उन्हें घिसा जाता था, पॉलिश किया जाता था ताकि वो ज्यादा चिकने और धारदार बने। वाह! तो इस क्रांति के सबूत हमें कहाँ-कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ का नाम तो बहुत आता है। मेहरगढ़ जो अब पाकिस्तान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ खेती और पशुपालन के बहुत पुराने और व्यवस्थित सबूत मिले हैं। भारत में देखें तो कश्मीर में बुरज़होम और गुफकराल। वहाँ क्या खास मिला है? वहाँ गड्ढों वाले घर मिले हैं जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। और बुरज़होम में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। और बिहार में चिरांद में हड्डी के बहुत सारे औजार मिले हैं। यूपी में कोल्डीवा और महागढ़ा हैं, जहां से चावल की खेती के दुनिया में प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक माने जाते हैं। और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में भी मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हल जैसी जगह हैं। पिकली हल में राख के टीले यानी ऐश माउंट्स मिले हैं। राख के टीले?
वो कैसे बने? शायद मवेशों के बाड़ों में गोबर इकट्ठा होता रहा होगा और फिर किसी वजह से उसमें आग लग गए हो। ये वहाँ बड़े पैमाने पर पशुपालन का संकेत देते हैं और रागी जैसे अनाज के भी सबूत मिले हैं। तो ये सारे बदलाव, यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर हड़प्पा जैसी सभ्यता खड़ी हुई। पत्थर के बाद फिर धातु का दौर आया, तांबा, ताम्रपाषाण युग, यानी पत्थर और तांबे का मिला जुला इस्तेमाल। ये सिर्फ एक नई धातु का पता चलना ही था या इससे ज्यादा कुछ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। देखिए, धातु को जमीन से निकालना, उसे साफ करना, फिर उसे पिघलाना और उससे औजार या बर्तन बनाना, इसके लिए खास हुनर चाहिए था। हाँ, ये तो है। तो इससे क्या हुआ होगा? शायद समाज में काम का बंटवारा बढ़ा होगा। कुछ लोग विशेषज्ञ बन गए होंगे धातु के काम में। इससे सामाजिक संरचना में भी धीरे धीरे बदलाव आया होगा। ये लोग रहते कहाँ थे? क्या शहर बसा लिए थे इन्होंने? नहीं, ज्यादातर ये ग्रामीण संस्कृतियां ही थीं। खेती और पशुपालन ही इनका मुख्य आधार था। हाँ, इनकी एक खास पहचान है इनके अंतिम संस्कार के तरीके में। वो क्या? ये शवों को, खासकर बच्चों के शवों को, बड़े मिट्टी के मर्तबानों यानी कलशों में रखकर दफनाते थे। इसे कलश शवाधान कहते हैं। अच्छा। और इनके बारे में अक्सर दो बातें कही जाती हैं जो इनके पास नहीं थी। शायद परीक्षाओं में भी पूछते हैं। हाँ, दो मुख्य बातें याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि इन्हें घोड़े की जानकारी अगर थी भी तो बहुत सीमित थी, मतलब व्यापक इस्तेमाल नहीं था। और दूसरा, ये पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो घर कैसे बनाते थे? घर शायद कच्ची मिट्टी के, घास फूस के या फिर कच्ची ईंटों के होते होंगे। इनके मिट्टी के बर्तन भी खास थे। हाँ, वो काले और लाल वाले। बिल्कुल, काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वे, BRW, तो बहुत आम थे। और कुछ इलाकों में, खासकर गंगा यमुना द्वाब में, गेरुए रंग के बर्तन, ऑक्रो कॉलर्ड पॉटरी, OCP भी मिले हैं। ये बर्तन क्या बताते हैं इनके बारे में? ये सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं थीं। ये उनकी कला, उनकी तकनीक और शायद उनके व्यापारिक संपर्कों के बारे में भी बताते हैं। अलग अलग जगहों पर मिलने वाले बर्तनों में समानताएं और विभिन्नताएं उनके आपसी संबंधों की ओर इशारा करती हैं। तो ये संस्कृति कहाँ-कहाँ फैली हुई थी? ये काफी बड़े इलाके में फैली थी। जैसे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। जोरवे, निवासा, इनाम गांव और खासकर दायमाबाद। दायमाबाद? हाँ, वहाँ कुछ खास मिला है। हाँ, दायमाबाद से कांसे की कुछ बहुत भारी और दिलचस्प चीजें मिली हैं। एक रथ चलाता हुआ मनुष्य, एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा। ये शायद धार्मिक महत्व की रही होंगी या किसी सरदार की संपत्ति। अच्छा, और राजस्थान में? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति थी। यहाँ तांबा खूब मिलता था, इसीलिए इसे तांबवती यानी तांबे वाली जगह भी कहते थे। और मध्य प्रदेश? पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन जैसी जगहें हैं। मालवा संस्कृति तो अपने बहुत ही बढ़िया किस्म के मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। पूर्वी भारत में भी थी ये संस्कृति। जी हाँ, पूर्वी भारत में बिहार जैसे चिरांद, सोनपुर और पश्चिम बंगाल, पांडु राजा ढिभी, महिषादल तक इसके प्रमाण मिले हैं। तो संक्षेप में कहें तो पहली धातु तांबे का प्रयोग ज्यादातर ग्रामीण जीवन, कलश शवाधान, खास तरह के मिट्टी के बर्तन, BRW, OCP और लगभग पूरे भारत में इसका फैलाव था। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस शुरुआती धातु के ज्ञान ने आगे चलकर कांसे जैसी मिश्र धातु के विचार को कैसे जन्म दिया होगा और इन समुदायों को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या-क्या चुनौतियां झेलनी पड़ती होंगी। और इसी नींव पर, या शायद इसके समानांतर ही, खड़ी हुई भारत की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। और कमाल की बात यह कि बहुत ही सुनियोजित। हाँ बिल्कुल, इसका नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था और इसका फैलाव देखें तो वो भी गजब का था। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक, और पूरब में आलमगीरपुर, यूपी से लेकर पश्चिम में सुद का केंडोर, पाकिस्तान ईरान सीमा तक। बहुत बड़ा इलाका था। इनकी नगर योजना वो तो लाजवाब थी। अरे बिल्कुल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने नक्शा बनाकर बसाया हो। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और वो पानी निकासी का सिस्टम अद्भुत, ढकी हुई नालियां थीं और कमाल की बात यह है कि लगभग हर घर इन नालियों से जुड़ा हुआ था। ये नालियां फिर बड़े नालों में मिलती थीं। सोचिए, उस जमाने में सफाई और स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता था। बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पानी बचाने के लिए छोटे बांध, जिन्हें गबरबंद या नाला कहते हैं, उसके भी सबूत मिले हैं। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था इनका? कपास का जिक्र आता है।
माना जाता है कि ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया। शायद इसीलिए यूनानी लोग इस इलाके को सिंडन कहते थे, जो सिंधु से ही निकला होगा। कांसे का इस्तेमाल ये लोग खूब करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पर लोहा नहीं जानते थे। नहीं, लोहा इन्हें नहीं पता था। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है बाद के युगों से। और क्या क्या बनाते थे ये लोग? कपड़ा बनाते थे, ईंटें बनाते थे, और ईंटें भी मानकीकृत आकार की होती थीं। नाव बनाते थे, और खासकर मनके, बीड्स और गहने बनाने में तो ये लोग माहिर थे। ये सब सामान आता कहाँ से था? सोना या दूसरे पत्थर? सोना शायद कर्नाटक की कोलार खानों से आता था। जडाइट जैसा पत्थर शायद असम से आता था। मतलब व्यापार अंदरूनी तौर पर भी काफी फैला हुआ था। मिट्टी के बर्तन चाक पर बनते थे और बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते थे। व्यापार की बात की आपने, तो इनकी मोहरों का क्या महत्व है? वो हजारों की संख्या में मिली हैं? हाँ, वो मोहरें बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सेलखड़ी, स्टियाटाइट नाम के नरम पत्थर की बनी है, कुछ टेराकोटा की भी हैं। इन पर जानवरों की आकृतियां बनी हैं, जैसे एक सींग वाला बैल, कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, और साथ में कुछ लिखा हुआ भी है। वो लिपि तो हम आज तक पढ़ नहीं पाए। दुर्भाग्य से नहीं। अगर वो पढ़ी जा सके तो इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ बहुत बढ़ जाएगी। ये मोहरें शायद पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी, या फिर सामान के गट्ठरों पर ठप्पा लगाने के लिए कि ये माल किसका है या कहाँ से आया है। इनका व्यापार कहाँ तक फैला था? इनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक, तक फैला था। इसके पक्के सबूत हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की बनी मोहरें मिली हैं, और मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड हैं उनमें मेलुहा नाम की जगह का जिक्र आता है, जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था उनके लिए। तौलने के लिए बाट भी थे इनके पास, जो अक्सर 16 या उसके गुणकों में होते थे। क्या पैसे चलते थे, सिक्के वगैरह? लगता तो नहीं है। ज्यादातर व्यापार शायद वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम से ही होता था। हाँ, कीमती पत्थर जैसे लैपिस लाजुली जो अफगानिस्तान से आता था, इनका भी व्यापार होता था। समाज कैसा था इनका? कौन शासन चलाता था? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई एक पहेली जैसा है, क्योंकि हमें कोई बड़े मंदिर या महल जैसी भव्य इमारतें नहीं मिली हैं जो किसी राजा या पुरोहित वर्ग के बहुत शक्तिशाली होने का संकेत दें। तो फिर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद शासन व्यापारियों के हाथ में रहा होगा, या फिर हर शहर का अपना अलग शासन रहा होगा, शायद कोई समिति या परिषद जैसा कुछ। अभी निश्चित तौर पे कहना मुश्किल है। और धर्म, पूजा पाठ कैसा था? धर्म के बारे में भी जानकारी मूर्तियों और मोहरों से ही मिलती है। मातृ देवी की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, तो लगता है मातृ देवी की पूजा महत्वपूर्ण थी। लिंगम और योनि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। पेड़ों जैसे पीपल और पशुओं की पूजा भी होती थी। एक मुहर बहुत प्रसिद्ध है जिस पर एक योगी जैसी आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी है, जिसके चारों ओर जानवर है। इसे कुछ लोग पशुपति, शिव का आदि रूप मानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं। इसे 2 हिस्सों में देखते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समाज काफी अलग था। कैसा था? ये मुख्य रूप से पशुपालक समाज था। कबीलाई ढांचा था। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश, और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी जन। राजा होता था जिसे राजन कहते थे, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली नहीं था। मतलब उससे सलाह लेनी पड़ती थी? हाँ, कबीले की 2 सभाएं होती थीं, सभा और समिति। ये राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर फैसले लेती थीं और राजा को इनकी बात माननी पड़ती थी। महिलाओं की स्थिति भी इस काल में काफी अच्छी थी। अच्छा, कैसे? वो सभाओं में हिस्सा ले सकती थीं, शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। कुछ विदुषी महिलाओं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला का जिक्र भी मिलता है। विधवा पुनर्विवाह भी होता था। समाज में गाय का बहुत महत्व था। उसे अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा ना जाए। संपत्ति का मुख्य रूप पशुधन ही था। और खेती? खेती होती थी, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी पशुपालन। ये लोग ज्यादातर अर्धघुमंतु जीवन जीते थे। देवता कैसे थे इनके? इनके देवता ज्यादातर प्रकृति की शक्तियां थे, जैसे इंद्र जो युद्ध और बारिश के देवता थे। उन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। अग्नि जो यज्ञ के देवता थे और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माने जाते थे। वरुण जो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। सोम जो एक पौधे से प्राप्त होने वाला पेय था और देवता भी। वर्ण व्यवस्था का क्या वो इसी समय शुरू हुई? वर्ण व्यवस्था
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस काल में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं, और ये उतनी कठोर भी नहीं थी जितनी बाद में हुई। तो उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व में क्या बड़े बदलाव आ गए? यहाँ तस्वीर काफी बदल जाती है। सबसे बड़ा बदलाव था लोहे का व्यापक इस्तेमाल शुरू होना। लोहा, इसका क्या असर पड़ा? लोहे के हल और कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करना आसान हो गया। ज्यादा जमीन खेती के नीचे आई, तो अब समाज कृषि प्रधान बन गया। चावल और गेहूं मुख्य फसलें हो गई। लोग स्थायी रूप से बसने लगे होंगे फिर। बिल्कुल, अब जीवन ज्यादा स्थायी हो गया। छोटे छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बन गए। राजा अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसकी सहायता के लिए अधिकारी भी नियुक्त होने लगे। सभा और समिति का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। और वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई और बहुत कठोर हो गई। विभिन्न वर्णों के काम और सामाजिक स्थिति निश्चित हो गई। इसी समय गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई, यानी एक ही पूर्वज से उत्पन्न माने जाने वाले लोगों का समूह जिसके अंदर विवाह वर्जित था। महिलाओं की स्थिति का क्या हुआ? दुर्भाग्य से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें अब सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। शिक्षा के अवसर भी कम हो गए। संपत्ति पर भी उनके अधिकार सीमित हो गए। इसी काल में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की व्यवस्था भी स्थापित हुई। हालांकि ये मुख्यतः उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए थीं। धर्म में भी बदलाव आए? हाँ, यज्ञ अब बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध। इससे ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व और शक्ति बहुत बढ़ गई। बलि, जो पहले स्वैच्छिक भेंट होती थी, अब एक तरह से अनिवार्य कर जैसी हो गई। देवताओं में भी बदलाव आया। इंद्र और अग्नि का क्या हुआ? ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। उनकी जगह नए देवता प्रमुख हो गए। प्रजापति, जिन्हें सृष्टिकर्ता माना गया, विष्णु, जो पालक देवता बने, और रुद्र, जिन्हें बाद में शिव के रूप में पूजा गया, संहारक देवता। इस काल को समझने के लिए साहित्य भी बहुत जरूरी है। वेद तो हैं ही। हाँ, 4 वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। सामवेद, जिसमें ऋग्वेद की स्तुतियों को गाने लायक धुनों में ढाला गया, इसे भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने की विधियां बताई गई हैं, ये बढ़ते कर्मकांड का प्रतीक है। और अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, बीमारियों को दूर करने के मंत्र, औषधियां और आम लोगों के जीवन से जुड़ी बातें हैं। वेदों के अलावा और क्या है? वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो वेदों की गद्य में व्याख्या करते हैं और यज्ञों के कर्मकांड को समझाते हैं। फिर आरण्यक हैं, जिन्हें जंगल की किताबें कहा जाता है। इनमें दार्शनिक और रहस्यवादी चिंतन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, परम सत्य, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे बहुत गहरे दार्शनिक सवालों पर चर्चा की गई है। ये भारतीय दर्शन की नींव है। इनकी संख्या 108 मानी जाती है। और वेदांग? हाँ, वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, उच्चारण, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्दों की उत्पत्ति, छंद और ज्योतिष। इनके अलावा पुराण, जिनमें सृष्टि, राजवंशों और देवी देवताओं की कथाएं हैं, और उपवेद जैसे आयुर्वेद चिकित्सा, धनुर्वेद युद्ध कला, गंधर्ववेद संगीत, शिल्पवेद वास्तुकला भी हैं। इसी दौर में षट दर्शन यानी 6 भारतीय दार्शनिक प्रणालियां भी विकसित हुईं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। तो ये वो पृष्ठभूमि थी जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ, खासकर जैन और बौद्ध धर्म। पहले जैन धर्म की बात करते हैं। इसकी शुरुआत तो महावीर से पहले हो गई थी। जी हाँ, जैन परंपरा मानती है कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। पहले थे ऋषभदेव, जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। उनका प्रतीक बैल था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो वाराणसी के राजकुमार थे, और उनका प्रतीक सर्प था। उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, संपत्ति जमा न करना। लेकिन सबसे प्रमुख महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। हाँ, वर्धमान महावीर 24वें
और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली के पास कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय कुल जात्रिक कुल में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थीं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। उन्होंने घर कब छोड़ा? 30 साल की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग कर दिया। 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। और ज्ञान प्राप्ति? 42 साल की उम्र में जिम्बिग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो जिन यानी इंद्रियों को जीतने वाला और केवलिन यानी पूर्ण ज्ञानी कहलाए। पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश उन्होंने पावा में दिया और उनका निर्वाण देह त्याग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ। उनके पहले शिष्य उनके दामाद जमाली ही बने थे। जैन दर्शन का आधार क्या है? त्रिरत्न और पंचमहाव्रत का जिक्र आता है। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं: सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक दर्शन, सही विश्वास और सम्यक चरित्र, सही आचरण। और सही आचरण के लिए वो 5 व्रत। हाँ, सही आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, बिना इजाजत किसी की चीज न लेना यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें या संपत्ति जमा न करना और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। ये 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। जी हाँ, पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से थे। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व और कर्म फल सिद्धांत में विश्वास रखता है। हर जीव में आत्मा है और कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है, लेकिन ये ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के तौर पर नहीं मानता। लक्ष्य है कर्मों के प्रभाव को खत्म करके आत्मा को मुक्त करना। आगे चलकर जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये क्यों हुआ? इसके पीछे मुख्य वजह अनुशासन और कपड़े पहनने को लेकर मतभेद थे। एक परंपरा के अनुसार मगध में एक बड़ा अकाल पड़ा। उस समय आचार्य भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, चंद्रगुप्त मौर्य के भी उनके साथ जाने की बात कही जाती है। और कुछ लोग मगध में ही रह गए। हाँ, स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ भिक्षु मगध में ही रुक गए। जब भद्रबाहु और उनके अनुयायी अकाल खत्म होने पर वापस लौटे तो यहाँ रुके हुए भिक्षुओं और उनमें कुछ नियमों, खासकर वस्त्र पहनने को लेकर गहरे मतभेद हो गए। तो कौन क्या मानता था? जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण नग्नता यानी वस्त्रों का पूरी तरह त्याग जरूरी है। वे दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों कहलाए। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, वे मानते थे कि श्वेत वस्त्र पहने जा सकते हैं। वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र पहनने वाले कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांतों को संकलित करने के लिए सभाएं भी हुई। हाँ, 2 महत्वपूर्ण जैन संगीतियां हुई। पहली हुई पाटलिपुत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। यहीं पर जैन धर्म के 12 अंग ग्रंथों का संकलन शुरू हुआ। हालांकि दिगंबरों ने इसे नहीं माना। और दूसरी संगीति काफी बाद में 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की। इसमें 12 अंगों और 12 उपांगों को अंतिम रूप दिया गया। ये श्वेतांबर परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। किन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और कला में इसका क्या योगदान रहा? कई राजाओं ने इसे संरक्षण दिया, जैसे मगध के नंद शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कलिंग के राजा खारवेल। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म के प्रति उनके झुकाव को दिखाता है। और कला के क्षेत्र में जैन धर्म का योगदान अद्भुत है। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की भगवान बाहुबली या गोमतेश्वर की विशाल एकाश्म मूर्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ओडिशा में राजा खारवेल द्वारा बनवाई गई उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जो अपनी संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए बेजोड़ माने जाते हैं। ये विमल शाह जैसे मंत्रियों ने बनवाए थे। दक्षिण भारत में जैन मठों को बास्ती भी कहा जाता है।
तो जैन धर्म का भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति पर गहरा असर रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में जहां इतनी हिंसा है और चीजें जमा करने की होड़ है, क्या जैन धर्म के अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गए? बिल्कुल, ये सिद्धांत आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन से करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जिनका उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही देहांत हो गया था। तो उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ और मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनका विवाह भी हुआ था। हाँ, उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ था और उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। लेकिन सिद्धार्थ का मन राजसीय ऐशो आराम में नहीं लगता था। कहते हैं उन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिनसे उनका मन बदल गया। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुखों का एहसास कराया और वो सत्य की खोज के लिए व्याकुल हो उठे। और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। 29 साल की उम्र में एक रात वो अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल से निकल गए। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महान त्याग। ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई? कई सालों तक उन्होंने अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लिया, कठोर तपस्या की, पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अंत में 35 साल की उम्र में बोध गया, उस समय उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ। उसी दिन से वो बुद्ध यानी ज्ञानी कहलाए और वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। पहला उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जिसे उस समय ऋषिपत्तन या मृगदाव कहते थे, और वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को चलाना कहा जाता है। और उनका महापरिनिर्वाण घटनाओं से जुड़े कुछ प्रतीक भी हैं। हाँ, अक्सर इन घटनाओं को प्रतीकों से दर्शाया जाता है, जैसे जन्म का प्रतीक कमल या बैल, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष, पहले उपदेश का प्रतीक चक्र धर्म चक्र और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में हैं, खासकर त्रिपिटक। जी हाँ, बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने याद रखा और बाद में उन्हें पाली भाषा में लिखा गया। इन ग्रंथों के संग्रह को त्रिपिटक यानी 3 पिटारे कहते हैं। ये 3 पिटारे कौन से हैं? पहला है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ यानी मठ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम और अनुशासन बताए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, ये सबसे बड़ा है और इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद संकलित हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण और व्याख्या की गई है। इनके अलावा और कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं? जातक कथाएं बहुत लोकप्रिय हैं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसमें यूनानी राजा मिनांडर यानी मिलंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बातचीत है। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, चैत्य, विहार, स्तूप, बोधिसत्व। इनका क्या मतलब है? चैत्य होता है पूजा स्थल, जहां अक्सर स्तूप होता है। विहार होता है भिक्षुओं के रहने की जगह यानी मठ। स्तूप एक गुंबद जैसा ढांचा होता है जिसके अंदर बुद्ध या किसी बड़े बौद्ध संत के अवशेष जैसे हड्डियां, राख या उनसे जुड़ी वस्तुएं रखे जाते हैं। सांची, सारनाथ, भरहुत, अमरावती, रामभर, कुशीनगर, केसरिया ये कुछ प्रसिद्ध स्तूपों की जगह हैं। और बोधिसत्व? बोधिसत्व का विचार महायान शाखा में ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व वो व्यक्ति है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और निर्वाण पा सकता है, लेकिन वो अपना निर्वाण टाल देता है ताकि वो दूसरों को दुखों से मुक्ति दिलाने में मदद कर सके। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी संगीतियां हुई? हाँ, बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 महत्वपूर्ण संगीतियों या सभाएं हुई। पहली संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई।
इसके संरक्षक राजा अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ। दूसरी संगीति? दूसरी संगीति लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। संरक्षक राजा कालाशोक थे और अध्यक्ष सपकामी थे। इसमें कुछ नियमों को लेकर मतभेद शुरू हो गए और बौद्ध संघ 2 गुटों में बंटने लगा। स्थविरवादिन, जो पुराने नियमों को मानते थे, और महासांघिक, जो कुछ बदलाव चाहते थे। और तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय में लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मुगलीपुत्र तिस थे। इसी में अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया और शायद बौद्ध धर्म को दूसरे देशों में फैलाने का निर्णय भी लिया गया। और चौथी संगीति कुषाण राजा कनिष्क के समय में लगभग 1ली शताब्दी ईस्वी में 72 ईस्वी के आसपास कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष प्रसिद्ध कवि अश्वघोष थे। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, हीनयान छोटा वाहन या निम्न मार्ग बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता था। इनका लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति पाना था, यानी अरहत बनना। ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं, और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और महायान बड़ा वाहन या उत्कृष्ट मार्ग में बोधिसत्व की अवधारणा आई, जैसा हमने पहले बात की। इनका लक्ष्य सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति था। इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया और बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू किया। बुद्ध को इन्होंने एक तरह से ईश्वर तुल्य माना। बाद में इसी महायान से वज्रयान शाखा भी निकली, जिस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव दिखता है। बौद्ध धर्म का मूल दर्शन क्या है? वो 4 आर्य सत्य? हाँ, बौद्ध धर्म का सार 4 आर्य सत्यों में निहित है। पहला दुख है, संसार दुखमय है। दूसरा दुख का कारण है दुख समुदाय, और ये कारण है तृष्णा यानी इच्छा या लगाव। तीसरा दुख का निवारण संभव है, दुख निरोध, और ये निवारण है निर्वाण। चौथा दुख निवारण का मार्ग है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, हाँ, इसमें 8 बातें हैं। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक, सही वचन, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीव, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता, और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। यह जीने का एक संतुलित तरीका लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा दर्शन और एक व्यवहारिक तरीका भी है। और सोचने वाली बात फिर वही है कि 2500 साल पुराने ये सिद्धांत दुख और उसके निवारण के बारे में आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में कितने प्रासंगिक हैं। अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक माहौल पर आते हैं। इस समय उत्तर भारत में कई बड़े और शक्तिशाली राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनकी संख्या 16 मानी जाती है ना? जी हाँ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। हालांकि दोनों सूचियों में कुछ नाम अलग भी हैं। ये वो दौर था जब लोहे के इस्तेमाल, खेती के विकास और बढ़ते व्यापार ने छोटे कबीलाई राज्यों को बड़े क्षेत्रीय राज्यों में बदलने में मदद की। इन महाजनपदों में शासन कैसा था? क्या सब जगह राजा ही थे? ज्यादातर में तो राजतंत्री था, यानी राजा का शासन होता था, जो अक्सर वंशानुगत होता था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहां गणराज्य या संघ का शासन था। गणराज्य मतलब वहां राजा नहीं होता था? हाँ, वहां शासन किसी एक राजा के हाथ में न होकर लोगों के एक समूह या संघ द्वारा चलाया जाता था, जिसके सदस्य शायद कुलीन परिवारों से चुने जाते थे। वज्जी और मल्ल ऐसे ही गणराज्य थे। ये उस जमाने के लिए बहुत खास बात थी, एक तरह का प्राचीन लोकतंत्र कह सकते हैं। प्रमुख महाजनपदों और उनके आज के इलाके के बारे में बताएं। सबसे शक्तिशाली कौन बना? सबसे शक्तिशाली तो मगध बनकर उभरा। ये आज के दक्षिणी बिहार का इलाका था। इसकी पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर थी। और दूसरे प्रमुख कौन थे? काशी था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, आज का बनारस।
कोसल था, राजधानी श्रावस्ती, आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश। वत्स था, राजधानी कौशाम्बी, आज के प्रयागराज के पास। मध्य भारत में अवंती एक बड़ा राज्य था। इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी माहेश्मती। ये आज का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश है। उज्जैन व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। और उत्तर पश्चिम में? उत्तर पश्चिम में गांधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला उस समय शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। ये इलाका आज पाकिस्तान में है। पास में ही कंबोज था, जिसकी राजधानी पुंछ या हाटक बताई जाती है। ये अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर था। शायद यहाँ भी गणतंत्र जैसा शासन था। और वो गणराज्य जिनकी आपने बात की, वज्जी और मल्ल। वज्जी संघ आज के उत्तरी बिहार में था। इसकी राजधानी वैशाली थी। ये 8 कुलों का एक संघ था, जिनमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। मल्ल गणराज्य आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। इसकी 2 राजधानियां थीं, कुशीनारा, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, और पावा, जहां महावीर का निर्वाण हुआ। दक्षिण भारत में भी कोई महाजनपद था? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में सिर्फ एक ही महाजनपद का जिक्र मिलता है, अश्मक या अश्क। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। बाकी कौन से रह गए? 16 थे ना? हाँ, और भी थे, जैसे अंग, राजधानी चंपा पूर्वी बिहार, शूरसेन, राजधानी मथुरा, पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2 राजधानियां थीं, अहिचित्रा और काम्पिल्य। कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ का इलाका। मत्स्य, राजधानी विराटनगर, जयपुर के आसपास। और चेदी, राजधानी सौथ्यवती या सुक्तिमती, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो मुख्य बातें याद रखें तो 16 महाजनपद, ज्यादातर राजतंत्र, कुछ गणतंत्र, वज्जी, मल्ल, मगध का सबसे शक्तिशाली बनकर उभरना, और दक्षिण में इकलौता अश्मक। बिल्कुल। और ये सोचना भी रोचक है कि कैसे इन हजारों साल पुराने राज्यों और शहरों के नाम काशी, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, उज्जैन, वैशाली आज भी हमारे भूगोल और इतिहास का हिस्सा बने हुए हैं। अब मगध पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आखिर ये इतना शक्तिशाली क्यों बन गया कि इसने भारत के पहले बड़े साम्राज्य की नींव रखी? एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत फायदेमंद थी। पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, तो सुरक्षित थी। बाद की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, जिससे जल यातायात और व्यापार में सुविधा हुई, साथ ही सुरक्षा भी मिली। और संसाधन? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। मगध के आसपास, खासकर छोटा नागपुर के पठार में लोहे के बड़े भंडार थे। लोहे से बेहतर और मजबूत हथियार बने, जिससे सेना शक्तिशाली हुई। साथ ही लोहे के फाल वाले हलों से खेती भी बेहतर हुई, उपज बढ़ी। जंगलों से हाथी भी आसानी से मिल जाते थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। और शासक? बिल्कुल। मगध को बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कई योग्य और महत्वाकांक्षी शासक मिले। उन्होंने युद्ध और कूटनीति जैसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना, दोनों तरीकों से राज्य का विस्तार किया। मगध पर शासन करने वाले शुरुआती राजवंश कौन से थे? सबसे पहला महत्वपूर्ण वंश हर्यंक वंश माना जाता है। इसके संस्थापक बिंबिसार थे, लगभग 544-492 ईसा पूर्व। उन्होंने अंग महाजनपद को जीता और कोसल और वैशाली के राज परिवारों में विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत की। वो बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु लगभग 492-460 ईसा पूर्व शासक बने। उन पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप भी है। उन्होंने काशी और शक्तिशाली वज्जी संघ को हराया। वज्जी संघ को हराने के लिए उन्होंने कूटनीति और नए युद्ध यंत्रों जैसे रथमूसल और महाशिलाकंटक का इस्तेमाल किया। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और हर्यंक वंश के बाद? अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र उदायन शासक बने। उदायन ने ही राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन आया। शिशुनाग ने अवंती के शक्तिशाली राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसी वंश के शासक कालाशोक के समय वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और फिर नंद वंश? हाँ, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश सत्ता में आया। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे, जिन्हें पुराणों में बहुत शक्तिशाली बताया गया है। उन्हें एकराट, एकमात्र सम्राट और सर्व क्षत्रियान तक
सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला जैसी उपाधियां दी गई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कलिंग समेत एक विशाल साम्राज्य बनाया था। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। जी हाँ, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वो काफी धनवान था, लेकिन अपनी प्रजा में अलोकप्रिय था। उसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि सिकंदर की सेना मगध तक नहीं पहुंची। इसी धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उस समय का समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी? कुछ खास बातें? इस दौर में एक खास तरह के बहुत ही चमकदार काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW कहते हैं। ये बहुत उच्च तकनीक का प्रमाण है और शायद अमीर लोग इनका इस्तेमाल करते थे। और सिक्के? हाँ, इस समय तक सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। ये आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन्स कहलाते थे, जो ज्यादातर चांदी के होते थे और उन पर अलग अलग निशान ठोक कर बनाए जाते थे। इन्हें निष्क या शतमान भी कहा जाता था। ये दिखाता है कि मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। व्यापार का क्या था? व्यापार उन्नत था। कारीगरों और व्यापारियों के अपने संगठन होते थे, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहते थे। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं और व्यापार के नियम भी तय करती थीं। और खेती? कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। सिंचाई की व्यवस्था थी और अतिरिक्त उत्पादन होता था, जिस पर राजा टैक्स लगाता था। टैक्स को बलि या उपज का छठा हिस्सा भाग कहा जाता था। समाज में कौन लोग महत्वपूर्ण थे? समाज में अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता था। गांव का मुखिया भोजक या ग्राम भोजक कहलाता था, जो अक्सर टैक्स वसूलने में राजा की मदद करता था। टैक्स वसूलने के लिए और भी अधिकारी होते थे, जैसे शुल्क के लिए शौल्किक या शुल्काध्यक्ष या सड़क कर वसूलने वाले। वर्ण व्यवस्था तो जन्माधारित हो ही चुकी थी। तो मगध का उदय सिर्फ लड़ाइयों का नतीजा नहीं था, इसके पीछे एक मजबूत आर्थिक और प्रशासनिक आधार भी था। बिल्कुल, इसके पीछे एक विकसित होती अर्थव्यवस्था, संसाधनों का सही इस्तेमाल, संगठित टैक्स प्रणाली और एक उभरता हुआ प्रशासनिक ढांचा था। और सोचने वाली बात यह है कि मगध ने जो ये मॉडल स्थापित किया, वो आगे आने वाले मौर्य साम्राज्य के लिए किस हद तक एक आधार बना। तो अब आते हैं भारत के पहले बड़े केंद्रीकृत और एकीकृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य पर। लगभग 322-185 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथ चाणक्य यानी कौटिल्य का नाम जुड़ा है। हाँ, चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंका। चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र मौर्य काल के प्रशासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। इसी समय यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की किताब इंडिका? हाँ, इंडिका। हालांकि ये अपने मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों ने इसके जो अंश दिए हैं, उनसे हमें मौर्यकालीन भारत, खासकर पाटलिपुत्र शहर और समाज के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। अशोक का समय तो बहुत ही खास माना जाता है, खासकर कलिंग युद्ध के बाद उनका धम्म अपनाना। बिल्कुल, कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व अशोक के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध में हुए भयानक नरसंहार को देखकर उनका मन बदल गया और उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का प्रण लिया। उन्होंने दिग्विजय, सैन्य विजय की जगह धम्म विजय, धर्म द्वारा विजय का रास्ता अपनाया। ये धम्म क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अशोक का धम्म असल में नैतिक आचरण के सिद्धांतों का एक समूह था, जो सभी धर्मों में मान्य हो सकते थे, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों और सेवकों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना, अहिंसा, जीवों को न मारना, सच बोलना, कम खर्च करना, सहिष्णुता, दूसरे धर्मों का आदर करना। अशोक ने इसका प्रचार कैसे करवाया? उन्होंने इस धम्म का प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने धम्म महामात्रा नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की बातें समझाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाया। हाँ, अशोक के अभिलेख ये तो पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं। वाद थे। ये ज्यादातर प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हालांकि उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी,
और अफगानिस्तान में यूनानी और अरामी लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसे सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा था। इसी से हमें अशोक और उनके धम्म के बारे में इतनी जानकारी मिल पाई। ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी देखने में सुंदर मिलता है। उनका असली नाम अशोक कुछ ही अभिलेखों में मिलता है, जैसे मस्की, गुर्जरा, निट्टोर और उडेघोलम में। अच्छा, मौर्य प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत था? हाँ, मौर्य प्रशासन काफी हद तक केंद्रीकृत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, क्षेत्र और प्रजा, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र, सहयोगी। केंद्र में राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन को चलाने के लिए कई अधिकारी थे, जैसे युक्त, राजुक, प्रादेशिक। पाटलिपुत्र का प्रशासन तो मेगास्थनीज ने बताया है कि खास था। हाँ, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति चलाती थी, जो 5-5 सदस्यों वाली 6 उप समितियों में बटी थी। हर उप समिति का अपना अलग काम था, जैसे उद्योगों की देखरेख, विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण, बनी हुई वस्तुओं की जांच और बिक्री कर वसूलना। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही संगठित व्यवस्था थी। सेना कैसी थी? सेना बहुत विशाल थी। मेगास्थनीज ने पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ और नौसेना का जिक्र किया है। जासूसी व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रमुख अधिकारियों में समाहर्ता, जो राजस्व इकट्ठा करता था, और सन्निधाता, जो राजकीय कोषागार का प्रमुख था, महत्वपूर्ण थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि ही रही होगी। हाँ, कृषि मुख्य आधार थी। टैक्स को भाग कहते थे, जो आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। सिंचाई की भी व्यवस्था थी। राज्य का कुछ चीजों पर एकाधिकार भी था, जैसे खानों पर, जंगलों पर, नमक बनाने पर, शराब बनाने पर। व्यापार भी उन्नत था, आंतरिक भी और बाहरी भी। मुद्रा के रूप में वही आहत सिक्के चलते थे। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था थी? हाँ, वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को वर्णों में नहीं बल्कि काम के आधार पर 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक, किसान, शिकारी पशुपालक, कारीगर व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री परामर्शदाता। समाज में दास प्रथा भी मौजूद थी। अशोक के बाद क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? अशोक के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। तो संक्षेप में कहें तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य था। प्रशासन मजबूत था और अशोक ने युद्ध छोड़कर धम्म की नीति अपनाई और अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से संवाद किया। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, खासकर नगर प्रबंधन या टैक्स सिस्टम, उसमें से क्या आज भी हमारे लिए कोई सीख हो सकती है? मौर्यों के पतन के बाद भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही। कई क्षेत्रीय और कुछ बाहरी ताकतें उभरी। इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। शुंग वंश की बात आपने की। हाँ, शुंग वंश लगभग 185-73 ईसा पूर्व का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। वो ब्राह्मण था और उसने वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया, अश्वमेध यज्ञ भी किए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी के समय में बौद्ध कला को भी संरक्षण मिला, जैसे भरहुत स्तूप का विस्तार हुआ। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा विदिशा मध्य प्रदेश भी थी। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र इसी वंश का शासक था। शुंग वंश का अंत कण्व वंश के वासुदेव ने किया। कण्व वंश ये ज्यादा समय तक नहीं रहा? नहीं, कण्व वंश लगभग 73-28 ईसा पूर्व का शासन बहुत छोटा था। संस्थापक वासुदेव थे। इन्हें शीघ्र ही दक्कन के सातवाहनों ने हरा दिया। सातवाहन वंश, ये महत्वपूर्ण था। हाँ, सातवाहन लगभग 1ली सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी तक दक्कन में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसके संस्थापक सिमुख थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए, जिन्होंने शकों को हराया। इनकी खास बात क्या थी? वो माँ का नाम लगाने वाली बात? हाँ, इनके राजा अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे,
जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र। ये मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था, क्योंकि उत्तराधिकार तो पिता के बाद पुत्र को ही मिलता था, लेकिन ये महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। और कुछ? इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, जिसका आगे चलकर बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने सीसे, लीड के सिक्के भी जारी किए, जो अनोखी बात है। वास्तुकला के क्षेत्र में इन्होंने चट्टानों को काटकर चैत्य, पूजा हॉल और विहार, मठ बनवाए, खासकर पश्चिमी दक्कन में। अजंता, एलोरा, कार्ले, भाजा, अमरावती, नागार्जुन कोंडा में इनके बनवाए या इनके समय के बने स्मारक मिलते हैं। इनकी राजभाषा प्राकृत थी। इसी दौर में मध्य एशिया से भी कुछ समूह भारत आए थे, हिंद यवन। हाँ, ये दौर बाहरी शक्तियों के भारत में आने का भी था। सबसे पहले हिंद यवन आए। ये मूल रूप से बैक्ट्रिया, उत्तरी अफगानिस्तान के यूनानी शासक थे, जो मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने पर उत्तर पश्चिम भारत में घुस आए। इनका क्या योगदान रहा? ये भारत पर हमला करने वाले पहले बाहरी शासक थे, जिन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर राजा का चित्र और नाम लिखा होता था। ये एक बड़ा बदलाव था आहत सिक्कों की तुलना में। इन्होंने हेलेनिस्टिक कला, यूनानी कला का प्रभाव भी भारत में छोड़ा, जिसका असर हमें गांधार कला पर दिखता है। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद हुआ, जिसके बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुए संवाद मिलिंद पन्नो ग्रंथ में हैं। हिंद यवनों के बाद शक आए। हाँ, शकों ने, शकियंस ने हिंद यवनों को हटाकर अपना प्रभुत्व जमाया। ये मध्य एशिया की घुमंतु जनजातियां थीं। इनकी कई शाखाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलीं, लेकिन पश्चिमी भारत वाली शाखा सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय तक टिकी रही। इस पश्चिमी शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, लगभग दूसरी सदी ईस्वी। उसका जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन है। शकों को अंततः चौथी सदी ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। एक मान्यता ये भी है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के किसी राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया था और उसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत शुरू हुआ, पर यह ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सिद्ध नहीं है। शकों के बाद पहलव? हाँ, शकों के बाद पहलव या पार्थियन आए। ये मूल रूप से ईरान के थे। इनका शासन बहुत कम समय के लिए रहा। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नेस था। एक ईसाई परंपरा के अनुसार ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस इसी के समय में भारत आए थे। और फिर कुषाण, ये महत्वपूर्ण थे। हाँ, कुषाण लगभग पहली से तीसरी सदी ईस्वी इस दौर की सबसे शक्तिशाली बाहरी शक्ति थे। ये यूची या तुचारियन कहे जाने वाली जनजाति से थे, जो चीन की सीमा के पास से आई थी। इनकी राजधानी पुरुषपुर, आज का पेशावर और मथुरा थी। इनका सबसे महान शासक कनिष्क था। बिल्कुल, कनिष्क लगभग 78-101 ईस्वी कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। उसने देवपुत्र जैसी उपाधि धारण की। उसी ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया। ऐसी मान्यता है, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? कनिष्क का साम्राज्य बहुत विशाल था, मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में बनारस तक। उसका चीन से रोम तक जाने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पे नियंत्रण था। इससे व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिला। कुषाणों ने भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए। कुषाणों का सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा? इनके समय में मध्य एशियाई पहनावा जैसे पगड़ी, लंबा कोट, पतलून और शायद घोड़े की बेहतर लगाम और जीन भारत में आए। इन्होंने प्रांतों में शासन चलाने के लिए क्षत्रप गवर्नर प्रणाली अपनाई, जो शकों से ली गई थी। विज्ञान और साहित्य? कनिष्क का दरबार विद्वानों से भरा था। आयुर्वेद के महान ज्ञाता चरक, शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ माने जाने वाले सुश्रुत, हालांकि इनका समय निश्चित नहीं है, और बौद्ध विद्वान अश्वघोष, जिन्होंने बुद्धचरित लिखी, नागार्जुन माध्यमिक दर्शन के प्रणेता और वसुमित्र उसी के समकालीन माने जाते हैं। और कला? गांधार और मथुरा शैली?
हाँ, इसी दौर में कला की दो प्रमुख शैलियां विकसित हुईं। गांधार शैली उत्तर पश्चिम में, पर यूनानी रोमन कला का गहरा प्रभाव था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी ढंग से बनी। मथुरा शैली पूरी तरह स्वदेशी थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ और इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनी। तो ये मौर्योत्तर काल राजनीतिक बिखराव का जरूर था, लेकिन ये सांस्कृतिक संगम, व्यापार के विकास और नए विचारों के आने का भी दौर था। सोचने वाली बात है कि क्या ये राजनीतिक अनेकता ही विभिन्न संस्कृतियों के इतने गहरे मेलजोल का कारण बनी, जिससे एक ज्यादा मिलीजुली भारतीय संस्कृति उभरी? और इन बाहरी शक्तियों के साथ हुए आदान प्रदान ने भारतीय पहचान को कितना बदला और कितना समृद्ध किया? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास पर आते हैं, हाँ जी। खासकर तमिल प्रदेश के संगम युग पर। हमने पहले जिक्र किया था कि यहाँ 3 मुख्य राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। जी हाँ, संगम युग का समय मोटे तौर पर पहली सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी के बीच माना जाता है। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। पांड्या राज्य सबसे दक्षिण में था, आज के दक्षिणी तमिलनाडु में। इनकी राजधानी मदुरई थी। इनका जिक्र मेगास्थनीज ने भी किया है। हाँ, मेगास्थनीज ने पांड्या राज्य का जिक्र किया है, खासकर वहां के मोतियों के लिए। पांड्या अपने मोतियों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनका रोम के साथ भी व्यापार होता था। कोरकई इनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से रोमन सिक्के भी मिले हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ही मदुरै में तमिल कवियों की 3 संगम सभाएं आयोजित करवाई थी, जिनसे इस युग का नाम पड़ा। समाज कैसा था इनका? संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में वर्ग थे, जैसे अरसर शासक वर्ग, वेलालर धनी किसान जो जमीन के मालिक थे, और कडेसियर मजदूर वर्ग। चोल राज्य पांड्यों के उत्तर पूर्व में कावेरी नदी के डेल्टा वाले उपजाऊ इलाके में था। इनकी पहली राजधानी उरैयूर थी, जो सूती कपड़े के व्यापार का बड़ा केंद्र थी। बाद में पुहार या कावेरी पट्टनम इनकी राजधानी और बंदरगाह बना। चोलों का कोई प्रसिद्ध राजा? इनका सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा करिकाल हुआ। कहा जाता है कि उसने वेणी नामक लड़ाई में चेरों और पांड्यों समेत 11 राजाओं के संघ को हराया था। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। और चेर? चेर राज्य आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी हिस्सों में फैला था। इनकी राजधानी वंजी या करूवूर थी। इनका भी रोम के साथ खूब व्यापार होता था। मुजरिस या मुशिरी इनका सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसका जिक्र रोमन लेखकों ने भी किया है। यहाँ ऑगस्टस का एक मंदिर होने की बात भी कही जाती है। थोंडी भी इनका एक बंदरगाह था। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। चेरों का सबसे प्रसिद्ध शासक शिंगुट्टुवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है, सबसे प्रसिद्ध चेर शासक माना जाता है। कहा जाता है कि उसने उत्तर भारत तक सैन्य अभियान किया था। उसने पत्तिनी पूजा शुरू की थी। पत्तिनी पूजा ये क्या थी? ये कन्नगी नाम की एक पतिव्रता स्त्री की देवी के रूप में पूजा थी। कन्नगी प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारन की नायिका है। ये दिखाता है कि उस समाज में सतीत्व और पतिव्रता धर्म को कितना महत्व दिया जाता था। संगम साहित्य तो बहुत विशाल और महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, ये तमिल भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। इसे मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। मेलकड़क्कु यानी 18 बड़ी रचनाएं, जिनमें एत्तुतोके और पत्तुपाट्टू शामिल हैं, और कीलकड़क्कु यानी 18 छोटी रचनाएं, जिनमें प्रसिद्ध तिरुकुरल शामिल है। इनका विषय क्या होता था? इनके मुख्य विषय 2 थे। अगम यानी अंदरूनी बातें, जैसे प्यार, निजी भावनाएं, और पुरम यानी बाहरी दुनिया की बातें, जैसे युद्ध, वीरता, राजा की प्रशंसा, सामाजिक जीवन। एत्तुतोके 8 संकलनों का समूह और पत्तुपाट्टू 10 लंबे गीतों का समूह मेलकड़क्कु के महत्वपूर्ण भाग हैं। कोई और महत्वपूर्ण ग्रंथ? तोल्काप्पियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सिर्फ तमिल व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस समय के समाज और संस्कृति के बारे में भी जानकारी देता है। और 2 महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं, शिलप्पादिकारम, जिसकी नायिका कर्णगी हैं, और मणिमेखलय, जो शिलप्पादिकारम की कहानी को आगे बढ़ाता है और बौद्ध धर्म से प्रभावित है। संगम साहित्य में तिरनाई की अवधारणा भी खास है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पूरे तमिल प्रदेश को 5 भौगोलिक क्षेत्रों या तिनई में बांटा गया था,
और हर क्षेत्र के लोगों का जीवन, व्यवसाय और यहाँ तक कि उनके देवता और प्रेम की भावनाएं भी अलग मानी जाती थीं। कौन से थे ये 5 तिणे? ये थे कुरिंजी, पहाड़ी क्षेत्र, शिकार और शहद इकट्ठा करना मुख्य काम, मुल्ले, जंगल या चारागाह, पशुपालन मुख्य काम, मरुतम, उपजाऊ मैदानी इलाका, खेती मुख्य काम, नेदल, समुद्र तट, मछली पकड़ना और नमक बनाना मुख्य काम, और पाले, सूखा रेगिस्तानी इलाका, लूटपाट या राहगीरी मुख्य काम। हर तिनय का अपना साहित्य और अपनी विशेषताएं थीं। अशोक के अभिलेखों में भी दक्षिण के राज्यों का जिक्र है। हाँ, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, शायद आधुनिक केरल का कोई हिस्सा, और केरल पुत्र, चेर का जिक्र मित्र राज्यों के रूप में आता है। ये दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य का सीधा शासन न होते हुए भी दक्षिण के इन राज्यों के साथ संबंध थे। तो संगम युग में हमें दक्षिण भारत में एक व्यवस्थित राजनीतिक ढांचा, उन्नत व्यापार खासकर रोम के साथ, और एक बहुत ही समृद्ध और अनूठी तमिल साहित्यिक परंपरा देखने को मिलती है। और सोचने की बात यह है कि संगम साहित्य की जो थीम है या कन्नगी पूजा जैसी जो परंपराएं हैं, वो उस दौर की उत्तर भारतीय संस्कृति से कितनी अलग थीं। ये दक्षिण भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान को कैसे दिखाता है? बिल्कुल, ये उसकी अपनी अलग पहचान को ही उजागर करता है। आते हैं गुप्तकाल पर, लगभग 319 से 540 ईस्वी। मौर्योत्तर काल के बिखराव के बाद ये फिर से एक बड़े साम्राज्य का दौर था। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कह दिया जाता है। हाँ, स्वर्ण युग कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, क्योंकि ये सभी के लिए स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन ये सच है कि इस काल में उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता आई और कला, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, इन सब क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई। इस वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। उनके बाद घटोत्कच हुए, उन्होंने भी महाराज की उपाधि ली, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लगभग 319 से 335 ईस्वी। उन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली स्थिति का संकेत देती है। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ी। उन्होंने ही शायद सबसे पहले गुप्त वंश के सोने के सिक्के जारी किए, और उन्होंने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए, वो तो महान विजेता माने जाते हैं। हाँ, समुद्रगुप्त लगभग 335 to 380 ईस्वी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सफल सेनापति थे। उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। कहाँ विजय प्राप्त की उन्होंने? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने आर्यावर्त, उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करवाकर उनके राज्य वापस लौटा दिए। इसके अलावा उन्होंने जंगली कबीलों, 8वें राज्यों को भी जीता और सीमावर्ती राज्यों तथा विदेशी शक्तियों जैसे शक, कुषाण, श्रीलंका को भी अपनी अधीनता मानने पर विवश किया। उन्हें कविराज भी कहा जाता है। हाँ, वो सिर्फ विजेता ही नहीं बल्कि कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। वो स्वयं वीणा बजाते थे और उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया भी गया है, इसीलिए उन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई। वो लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी राजकुमारी के नाती कहलाने में भी गर्व महसूस करते थे। उन्होंने कई तरह के सोने के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415 ईस्वी गुप्त वंश के एक और महान शासक थे। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो शायद शकों पर विजय के उपलक्ष्य में थी। उन्हें शकारी, शकों का दुश्मन भी कहा जाता है। उनकी और भी उपाधियां थी, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उन्होंने अपनी शक्ति कैसे बढ़ाई? उन्होंने युद्ध और विवाह संबंध दोनों नीतियों का सहारा लिया। उन्होंने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के शक्तिशाली वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। इससे उन्हें पश्चिमी भारत में शकों को हराने में मदद मिली। उनके दरबार में नवरत्न थे। ऐसी परंपरा है कि उनके दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें महाकवि कालिदास, चिकित्सक धन्वंतरी, खगोल शास्त्री वराहमिहिर, कोशकार अमर सिंह, जिन्होंने अमर कोश लिखा, जैसे लोग शामिल थे।
हालांकि ये बात कितनी ऐतिहासिक है इस पर थोड़ा संदेह है, पर यह जरूर दिखाता है कि वो विद्या और कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। हाँ, वो पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने शकों को हराने के बाद पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के चलाए। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान इन्हीं के समय में भारत आया था और उसने यहाँ के समाज और शासन की प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। जी हाँ, कुमारगुप्त प्रथम लगभग 415 से 455 ईस्वी के शासनकाल में शांति बनी रही। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि प्रसिद्ध नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है, जो आगे कई सदियों तक ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। कुमारगुप्त कार्तिकेय शिव के पुत्र के उपासक थे। गुप्त काल में प्रशासन कैसा था? गुप्त प्रशासन मौर्यों की तरह बहुत ज्यादा केंद्रीकृत नहीं था। इसमें विकेंद्रीकरण के तत्व ज्यादा थे। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति का प्रमुख उपरेक कहलाता था। भुक्तियां जिलों में बटी थीं, जिन्हें विषय कहते थे, और विषय का प्रमुख विषयपति होता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। न्याय और सेना के अधिकारी कौन थे? न्याय और सेना के बड़े अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। विदेश नीति और संधि विग्रह का मंत्री संधि विग्रहक कहलाता था। प्रांतों में कुमारामात्य नाम के महत्वपूर्ण अधिकारी भी होते थे। टैक्स व्यवस्था कैसी थी? टैक्स कई तरह के थे। मुख्य भू राजस्व भाग कहलाता था, जो उपज का छठा हिस्सा होता था। भोग राजा को रोज दिए जाने वाले फल, फूल, सब्जी आदि का कर था। बलि एक अतिरिक्त धार्मिक कर जैसा था। ऊपरी कर भी एक तरह का भूमि कर था। विष्ठी यानी बेगार, बिना मजदूरी के काम करवाना भी प्रचलित थी। गुप्त काल की सबसे बड़ी देन शायद मंदिर निर्माण कला है। हाँ, ये वो दौर था जब भारत में स्थायी मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। ये मंदिर वास्तुकला का शुरुआती दौर था। पहले मंदिर सपाट छत वाले होते थे, फिर धीरे धीरे शिखर बनने लगे, जैसे देवगढ़ झांसी यूपी का दशावतार मंदिर। ये शायद पहला शिखर वाला मंदिर है। भीतरगांव कानपुर यूपी का ईंटों का बना मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तिगवा जबलपुर एमपी का विष्णु मंदिर, भूमरा सतना एमपी का शिव मंदिर, नचना कुठार पन्ना एमपी का पार्वती मंदिर। ये कुछ शुरुआती गुप्तकालीन मंदिरों के उदाहरण हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख भी महत्वपूर्ण है। हाँ, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बने। उनके समय में हूणों के आक्रमण हुए, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक रोका। इसका जिक्र उनके भीतरी गाजीपुर यूपी स्तंभ लेख में मिलता है। गुप्त काल में साम्राज्य विस्तार, सुधरा हुआ प्रशासन, हालांकि विकेंद्रीकृत, साहित्य कालिदास, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वात्स्यायन कामसूत्र, कला अजंता के कुछ चित्र, सारनाथ की बुद्ध मूर्तियां, विज्ञान आर्यभट्ट, वराह मिहिर और वास्तुकला मंदिर निर्माण, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो सोचने के लिए सवाल ये है कि गुप्तकालीन प्रशासन, समाज या संस्कृति का कौन सा तत्व आज भी हमारे सिस्टम या समाज में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में क्या हुआ? क्या फिर से बिखरा हुआ गया? हाँ, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य काफी कमजोर हो गया था, और उसके पतन के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर राजनीतिक बिखराव का दौर आया। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही और कई क्षेत्रीय ताकतें उभर कर सामने आईं। कौन सी थीं ये प्रमुख ताकतें? इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे थानेश्वर हरियाणा के पुष्यभूति वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, मगध के उत्तर गुप्त, ये गुप्त सम्राटों से अलग थे, मालवा के यशोधर्मन, वल्लभी, गुजरात के मैत्रक वंश और बंगाल के गौड़ वंश। पुष्यभूति वंश में तो हर्षवर्धन हुए, वो काफी प्रसिद्ध है। हाँ, पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए राज्यवर्धन राजा बने, लेकिन उनकी हत्या हो गई। तब लगभग 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने और उन्होंने लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज क्यों बदली? राज्यवर्धन की मृत्यु और उनकी बहन राज्यश्री के पति कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा की हत्या के बाद
कन्नौज का राज्य भी एक तरह से हर्षवर्धन के नियंत्रण में आ गया। कन्नौज की भौगोलिक स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये गंगा के उपजाऊ मैदान के बीच में था और व्यापार तथा सैन्य नियंत्रण के लिहाज से भी आदर्श था। इसलिए राजधानी बदलना एक रणनीतिक कदम था। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित, हर्ष की जीवनी और कादंबरी लिखी। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग या युआनछुआंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की में तत्कालीन भारत, खासकर हर्ष के राज्य और कन्नौज का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष खुद भी विद्वान थे? हाँ, हर्ष को स्वयं एक विद्वान और नाटककार माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम की 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये उनके दरबार के किसी कवि ने लिखे होंगे। उन्होंने प्रयाग, इलाहाबाद में हर 5 साल पर एक बड़ी सभा, महामोक्ष परिषद आयोजित की, जहां वो खूब दान करते थे। उन्होंने कन्नौज में भी एक बड़ी धर्म सभा आयोजित की थी। उनकी उपाधियां शिलादित्य और सकलोत्तर पथनाथ, संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी थीं। हालांकि वो पूरे उत्तर भारत के स्वामी नहीं थीं। कन्नौज में पहले मौखरी वंश था। हाँ, कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था। हरिवर्मा, ईशान वर्मा, ग्रहवर्मा, जो हर्ष के बहनोई थे, इस वंश के प्रमुख शासक थे। इनके मगध के उत्तर गुप्तों और बंगाल के गौड़ों से संबंध बदलते रहते थे, कभी मित्रता तो कभी शत्रुता। मालवा के यशोधर्मन का क्या? मालवा में यशोधर्मन लगभग 530 ईस्वी के आसपास कुछ समय के लिए बहुत शक्तिशाली शासक बनकर उभरे थे। उनके मंदसौर, मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने क्रूर हूण शासक मिहिरकुल को हराया था और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व जमाया था। लेकिन उनका शासन शायद ज्यादा लंबा नहीं चला। पश्चिम में वल्लभी के मैत्रक। हाँ, पश्चिम में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वल्लभी के मैत्रक वंश ने एक लंबा शासन किया, लगभग 5वीं से 8वीं सदी तक। इसके संस्थापक भट्टारक थे, जो शायद गुप्तों के सेनापति थे। इनकी राजधानी वल्लभी शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गई, खासकर हीनयान बौद्ध धर्म का। यहीं पर 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की थी। और बंगाल के गौड़ शशांक। बंगाल में गौड़ वंश का शासक शशांक लगभग 600 से 625 ईस्वी हर्षवर्धन का बड़ा प्रतिद्वंदी था। वो एक कट्टर शैव था और उस पर बोधगया में बोधि वृक्ष को कटवाने का आरोप भी लगाया जाता है। शशांक की मृत्यु के बाद गौड़ राज्य कमजोर पड़ गया। इस पूरे दौर में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र का पुराना गौरव कम हो रहा था और कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति के नए केंद्र के रूप में उभर रहा था। और इसी कन्नौज पर कब्जे के लिए आगे चलकर वो प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच चला है ना? बिल्कुल। तो हमने देखा कि गुप्तों के बाद कैसे केंद्रीय सत्ता खत्म हुई, क्षेत्रीय ताकतें उभरी और सत्ता का केंद्र धीरे धीरे पाटलिपुत्र से कन्नौज की ओर खिसक गया। और सोचने वाली बात यह है कि इस दौर की जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो विकेंद्रीकरण था, उसने आने वाले मध्यकालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव कैसे रखी होगी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है अगले चरण को समझने के लिए। तो ये थी हमारी प्राचीन भारत की एक बहुत ही लंबी और मुझे लगता है काफी दिलचस्प यात्रा। पत्थर के औजारों से शुरू होकर साम्राज्यों और दर्शन तक। हमारा प्रयास था कि इस विशाल इतिहास के हर अहम पड़ाव को थोड़ा गहराई से समझा जाए। हाँ, हमने देखा कि कैसे हर दौर ने पिछले दौर की नींव पर कुछ नया बनाया, कैसे निरंतरता भी रही और बदलाव भी साथ साथ चलते रहे। ये समझना जरूरी है कि भारत का अतीत कितना विविध और कितना गहरा है। इस गहराई से चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आखिर में गुप्तोत्तर काल के बाद के भारत पर एक सवाल छोड़ा था कि उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता ने भविष्य के भारत को कैसे आकार दिया होगा। हाँ, इन सवालों पर और प्राचीन भारत की जो स्थायी विरासतें हैं, उन पर विचार करना यकीनन सार्थक होगा। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी।